हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा मेहनत कर रहे होंगे और तत्पर होंगे कि हमारी क्लासें बराबर आती रहें दोस्तों। तो बराबर हमारी क्लास को प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को हमेशा शेयर करते रहिए। और चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं दोस्तों। जो एनसीईआरटी की सार संग्रह आपने देखी हुई है उसमें हमारा आज 7वां चैप्टर है और ये क्लास 7 का है, जिसका नाम है दोस्तों आपके सामने पादपों और जंतुओं में परिवहन। पादपों और जंतुओं में परिवहन से आज हमें देखना है दोस्तों, अध्ययन करना है इसका, और इससे इतना अच्छे से अध्ययन करना है इससे बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे बच ना पाए दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं इस पर। तो आइए आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? तो जंतुओं एवं पादपों में परिवहन। तो परिवहन क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में दोस्तों भोजन जल व जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी क्या होती है, संपूर्ण शरीर में आवश्यकता होती है। इनको संपूर्ण शरीर में पहुंचाने की जो क्रिया होती है, देखिए, भोजन जल ऑक्सीजन, भोजन जल और ऑक्सीजन को शरीर में पूरे शरीर में पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। पूरे शरीर में भोजन जल ऑक्सीजन और अपशिष्ट को पूरे शरीर में यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। ठीक, तो परिवहन का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को ले जाना। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में इसका कार्य कौन करता है? रक्त करता है। और इसी साथ साथ कौन होता है? हृदय होता है। रक्त और हृदय जो है संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। यही दोनों संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। यही जो रक्त है दोस्तों, रक्त ही भोजन जल ऑक्सीजन और अपशिष्ट को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब पूरे शरीर में क्या करता है? पूरे शरीर में पहुंचाता है। जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां पहुंचाता है दोस्तों। और इसमें इसकी सहायता कौन करता है? तो हृदय करता है दोस्तों। यही रक्त और हृदय, रक्त वाहिनियां, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रक्त वाहिनियां रक्त के साथ जाता है लेकिन रक्त वाहिनियां इसमें सहायक होती हैं। कौन सहायक होती हैं? तो रक्त वाहिनियां सहायक होती हैं दोस्तों। रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? सहायक होती हैं। रक्त वाहिनियां और हृदय ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं दोस्तों? तो ये दोनों मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब यही परिसंचरण तंत्र जो है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र में आते हैं आगे हमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आपके सामने एक फिगर बना हुआ है दोस्तों। आपके सामने कैसा फिगर बना हुआ है? जालनुमा। देखिए, एक इंसान या व्यक्ति का ये फिगर है। मानव का शरीर इसी तरह से होता है। तो मानव शरीर में अंदर की बात दिखाई गई है। मानव शरीर के अंदर की बात, त्वचा के अंदर की बात दिखाई गई है दोस्तों। तो त्वचा के अंदर देखिए इसी तरह से जालनुमा संरचना बनी होती है। इसी तरह से क्या बनी होती है? जालनुमा संरचना बनी होती है। और किसकी संरचना बनी होती है? देखिए, ये हृदय है, हृदय से लगे हुई शिराएं हैं, शिराओं के साथ साथ उसी में क्या है? धमनियां हैं। ये जो लाल रंग का है दोस्तों, ये जो लाल रंग का है ये क्या है? ये धमनियां हैं। और ये जो नीले रंग का है दोस्तों, नीले रंग की शिराएं हैं। इसमें शिराओं को नीले रंग से दर्शाया गया है। और ये जो हृदय है, हृदय तो आपको दिख ही रहा है दोस्तों। तो यही जो जालनुमा संरचना है दोस्तों, यही रक्तवाहिनियां हैं। ये जो जालनुमा संरचना है या क्या है? रक्तवाहिनियां हैं।
पूरे शरीर में फैली हुई हैं दोस्तों, पूरे शरीर में फैली हुई हैं रक्तवाहिनियां, और जुड़ी किससे हैं, तो हृदय से जुड़ी हुई हैं। तो इसी को आपके सामने सचित्र वर्णन के लिए बनाया गया है। तो ये जो जालनुमा संरचना है दोस्तों, वही रक्तवाहिनियां हैं और ये आपका हृदय है। इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद किसका निर्माण होता है संयुक्त रूप से, तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। परिसंचरण तंत्र में दोस्तों सबसे ज्यादा आवश्यक कौन होता है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक जो होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उन पर आइए चर्चा करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो रक्त है। क्या है, रक्त। ये देखिए दोस्तों एडजस्ट हो गया। हाँ, थोड़ा सा छोटा और कर दें ताकि आपको दिखता रहे और कुछ कटे भी ना और अच्छे से दिखता भी रहे। ये देखिए ये हो गया, एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करना जरूरी होता है दोस्तों ताकि आपकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। हम परेशानी सह लेंगे, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेंगे, वो चलेगा दोस्तों, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए आइए देखते हैं। ये रक्त, रक्त आपके शरीर में सबसे पहले तो रक्त होता क्या है दोस्तों, रक्त से ही सारा कार्य हो रहा है। तो रक्त होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं। रक्त गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ या द्रव होता है। रक्त कैसा होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ या द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो किसमें प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों में। ये जो आपको दिख रही है दोस्तों, इसी में प्रवाहित होता है। आप अपनी नसों में देखिए, नसों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त वाहिनियां कहते हैं। नसों को, ये जो नसें दिख रही हैं काली नीली हरी आपको दिख रही हो आपके शरीर में, वो क्या दिखती हैं दोस्तों, रक्त वाहिनियां दिखती हैं। और उन्हीं रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, तो रक्त कैसा होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ या द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अगर समझ में आ गया हो दोस्तों, तो ये जो आपके बुक में दिया गया है उसको भी थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ये देखिए, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो मैंने परिभाषा आपको पहले बता दी। ठीक, यह पाचित भोजन को छोटी आंत या क्षुद्रांत से पूरे शरीर में ले जाता है। मैंने आपको भोजन या पाचन वाले चैप्टर में पूरा बताया हुआ है। छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है दोस्तों, वहां से रक्त हमारे पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है और उसी के साथ ऑक्सीजन को भी पूरे शरीर में पहुंचाता है। रक्त का कार्य क्या क्या हो गया, पाचित भोजन में, पाचित भोजन में भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, रक्त का होता है। ठीक, आइए यही चीजें इसमें बढ़िया से आपको आगे दिखाया गया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, बाद में यहाँ पे देखने को मिलता है वही चीजें दोस्तों। देखिए, ये देखिए क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त पूरे शरीर तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को, रक्त शरीर में, देखिए रक्त शरीर में से ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उत्सर्जी अंग के पास तक ले जाता है। तो क्या क्या कार्य हो गया इसका, पहला कार्य पाचित भोजन को, यानी कि भोजन में जो हमारे आवश्यक तत्व हैं उनको, ऑक्सीजन को, ये माफ कीजिएगा एक मिनट थोड़ा सा, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, भोजन को ले जा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि रक्त किसका किसका परिवहन करता है, तो रक्त भोजन का परिवहन करता है। अब भोजन का मतलब ये जो ठोस अपशिष्ट नहीं है उनके नहीं,
जो पच जाता है भोजन, पचने के बाद जो उसमें आवश्यक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, रेशे हो गए, इन सब को ले जाता है, ना कि हमारा ठोस जो भोजन होता है उसको नहीं ले जाता है। ठीक, ये भोजन, पाचित भोजन को, ऑक्सीजन को और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। इतनी चीजों का यह क्या करता है, परिवहन करता है। अब ऑक्सीजन के साथ आप यहीं पे लिख लेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, यानी कि गैसों का परिवहन भी करता है, गैसों का भी क्या करता है, ऑक्साइड। यहां पे सीधे सीधे हम लिख ले तो गैसों का परिवहन भी करता है। कौन करता है, तो हमारा रुधिर ही करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो गई। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, परिवहन हो गया। अब रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, रक्त किस प्रकार ले जाता है, अभी इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। रक्त एक तरल से बना होता है, रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, बिंबाणु। चलिए उसे जाने दीजिए, सिर्फ आप प्लाज्मा जानिए क्योंकि आपको प्लाज्मा ही मिलेगा। ठीक, प्लाज्मा, प्लाज्मा कहा जाता है। किसे प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों, तो रक्त एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, तो निलंबित रहती हैं, मतलब बनी रहती हैं, मिली रहती हैं, उनसे मिलकर यह बना होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये देखिए यहाँ पे एक गुड़िया बनी हुई है, लड़की बनी हुई है, छात्रा बनी हुई है दोस्तों। अब यहाँ पे इसने प्रश्न किया है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, और इनमें एक प्रकार का वर्णक होता है, इनमें एक प्रकार का लाल रंग का वर्णक होता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। आइए देखते हैं, तो ये देखिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उनको, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, ये हो गया, जिनमें एक लाल रंग का वर्णक होता है, लाल वर्णक होता है। लाल वर्णक का नाम क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अब आपसे कोई पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, इतना जान जाइए। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है यह ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर, O2 को अपने साथ जोड़कर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन होता है जो क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ये हो गया दोस्तों आपका लाल रक्त कोशिकाएं। अब यहाँ पे हम आगे चलें दोस्तों, तो आगे आपका मिल गया रक्त। रक्त में एक अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, रक्त में एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। WBC या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहा जाता है। यह हमारे शरीर में जो रोगाणु जाते हैं दोस्तों उनको नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में कुछ हानिकारक रोगाणु भी पहुंच जाते हैं, रोगाणु जो पहुंचते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो उनको नष्ट करने का कार्य हमारा क्या करता है, कौन करता है,
तो ये WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक, कौन? श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं दोस्तों। तो अब यहां से आगे चले तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जब आप गिर जाते हैं या रुधिर बहने लगता है तो देखते हैं कुछ समय बाद उसका थक्का बन जाता है। जब आपका हाथ कट जाए या उंगली कट जाए या फिर कहीं कोई छोटी सी चोट आ जाए, रक्त बहता है, फिर उसके बाद देखेंगे उस पर लाल रंग का थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल रंग का थक्का बन जाता है। और वह थक्का क्यों बनता है दोस्तों? तो थक्का बनाने का कार्य किसका होता है दोस्तों? तो ये देखिए, पट्टिकाएं कौन होती हैं? यहां आ गई, ये देखिए, रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु कहा जाता है या प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहा जाता है। यानी कि प्लेटलेट्स एक ऐसी रक्त कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा चोट लगने पर जब बहाव होता है रक्त का, तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। ठीक, इतना समझ में अगर आ गया हो दोस्तों, तो रक्तवाहिनियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ये रक्तवाहिनियां जो अभी हमने आपको बताया था कि रक्तवाहिनियां होती क्या है, पूरे शरीर में जालनुमा जो संरचना है, ये देखिए, रक्तवाहिनियों पर चर्चा अभी करने चल रहे हैं। तो देख लीजिए, ये जो नीला और लाल रंग का ये जो जाल दिख रहा है आपको, यही रक्तवाहिनियां हैं दोस्तों। और रक्तवाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो हमारे शरीर में रक्तवाहिनियां दो प्रकार की हैं। एक रक्तवाहिनी का नाम होता है दोस्तों धमनी, और दूसरी रक्तवाहिनी का नाम होता है शिरा। धमनी और शिरा, ये दो प्रकार की हमारे शरीर में रक्तवाहिनियां होती हैं। देखिए आपके सामने है ना, ये देखिए, ये रक्तवाहिनियां शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियां होती हैं। विभिन्न प्रकार की का मतलब दोस्तों दो ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपके सामने धमनी है, दूसरी शिरा है। तो मैंने आपको पहले से ही निकाल के बता दिया है। और ये रक्तवाहिनियां देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अंतर श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करता है, शरीर के पूरे भाग में करता है। ये मैं तो बार बार आपको बता रहा हूं दोस्तों, बार बार बताने से आपके दिमाग में भी यहाँ बैठ जाएगा। वही चीजें आगे लिखी हुई हैं जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त करता है। रक्त कहाँ बहता है? रक्तवाहिनियों में बहता है। रक्तवाहिनियां कितने प्रकार की हुई दोस्तों? तो दो प्रकार की रक्तवाहिनियां हुई हैं। अब ये जो दोनों प्रकार की रक्तवाहिनियां हैं दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। तो आइए आपकी बुक के अनुसार आगे चलकर देखते हैं ये रक्तवाहिनियां आगे किसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखिए, अच्छा, रक्तवाहिनियां यहाँ से आपको यहाँ पर ये देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती हैं, हृदय तक पहुंचाती हैं। ये कार्य छोड़ दीजिए। आते हैं आपके धमनी और शिरा, दो हो गई। अब धमनियों के बारे में बात की जाए तो धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, मतलब रक्त में ऑक्सीजन की उपस्थिति जब होती है तो उसको हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो धमनियां करती हैं। यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादातर बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुद्ध रक्त किस वाहिनी में होता है। तो शुद्ध रक्त जो होता है दोस्तों, वह धमनियों में होता है, जिसमें ऑक्सीजन। अच्छा, रक्त जब शुद्ध कब होता है? जब रक्त में ऑक्सीजन मिला हो तो हमारा रक्त कैसा होता है? शुद्ध होता है। और अशुद्ध कब होता है? तब
जब हमारे रक्त में CO2 मिल जाता है तब हमारा जो ये रक्त होता है यह अशुद्ध माना जाता है। और अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो अशुद्ध रक्त का परिवहन शिराएं करती हैं। अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती हैं दोस्तों? तो शिराएं करती हैं। ठीक, आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। चलिए क्रियाकलाप भी कर लिया जाए, देखें क्या क्रियाकलाप हैं। ठीक, आइए चलते हैं आगे। तो आगे चलने के लिए ये देखिए नाड़ी स्पंदन। नाड़ी स्पंदन का मतलब जो होता है दोस्तों, आइए सामने आपके दिख रहा है यहाँ स्पंदन। यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है। कब कहलाता है? तो आइए उसके बारे में। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली, अपने दाहिने हाथ की, देखिए दाहिने हाथ की ये मध्य उंगली और ये तर्जनी उंगली को अब क्या करना है? देखिए बाएं हाथ की कलाई के भीतर, ये देखिए दिखाया गया है ना, ये चित्र में है, आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। बाएं हाथ के नब्ज के यहाँ देखिए कलाई के ऊपर जब रखते हैं तो यहाँ पर कुछ टपकने जैसी आवाज, टपकने जैसा एहसास होता है दोस्तों। जैसे कि आप वहां फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। तो ये जो रखा गया है यहाँ पर यह क्या करता है? स्पंदन करता है। स्पंदन करने का मतलब कि वहां पे टपकता है। आपको क्षेत्रीय भाषा में बोले तो देखेंगे कि टपक रहा होता है, यानी कि धड़क रहा होता है। जैसे हृदय धड़कता है, क्या करता है? संकुचन करता है, प्रंकुचन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है? स्पंदन की क्रिया होती है। इसी को नाड़ी स्पंदन कहा जाता है। जब यहाँ पर आपको बार बार क्या होता है? धड़कने जैसा एहसास होता है, टपकने जैसा जो एहसास होता है, टपकने जैसा यहाँ पर कैसे एहसास हो? टपकने वाला एहसास, जैसे लगता है कि टपक रहा है। तो धक 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 की आवाज ऐसे ऐसा महसूस हो, उसी को हम लोग स्पंदन कहते हैं। स्पंदन है, और यही जो स्पंदन है दोस्तों, इसी को नाड़ी स्पंदन कहा जाता है। नाड़ी स्पंदन कहा जाता है। देखिए तो ये आपके साथ है, तो नाड़ी स्पंदन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ लिखा हुआ है नाड़ी स्पंद कहलाता है। यही क्या कहलाता है? नाड़ी स्पंद कहलाता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यह कैसे है, नाड़ी स्पंदन का अनुभव कैसे करते हैं। और देखिए आपके सामने मनोरंजक चीजें आ गई। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या दर, देखिए प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब एक मिनट में कितनी बार स्पंदन की क्रिया हो रही है, उसी को स्पंदन दर कहा जाता है। एक मिनट में स्पंद की क्रिया जितनी बार होती है, उसी को क्या कहा जाता है? स्पंदन दर कहा जाता है। और यह एक मिनट में कितनी बार वयस्क मनुष्य में या स्वस्थ मनुष्य में कितनी बार होता है एक मिनट में दोस्तों? तो यह एक मिनट में 72 से 80 बार होता है। एक स्वस्थ या वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या कितनी बार होती है नाड़ी स्पंद की? तो 72 से 80 बार। आपको हाँ ये देखिए लिखा हुआ है 72 से 80 बार दोस्तों। ये जो आप देखते हैं, एहसास करते हैं या गिनते हैं दोस्तों, कितनी बार गिनते हैं? 72 से 80 बार देखते होंगे दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, वयस्क मनुष्य की बात हो रही है। ठीक, तो अब आपसे कोई पूछे स्पंदन की दर एक मिनट में कितनी होती है, या स्पंदन दर होती है कितनी होती है? 72 से 80 बार होती है दोस्तों। तो आइए ये कार्य तो आपका हो गया, स्पंदन की क्रिया भी हो गई आपके सामने। स्पंदन के बाद देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। तो स्पंदन यहां से खत्म हो गया। उसके बाद शिराएं आ गई। शिराओं में मैंने पहले बताया हृदय तक। अच्छा एक बात ये बताइए, हृदय में रुधिर को ले जाना किस वाहिनी का कार्य होता है? हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य किस वाहिनी का होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए हम बता दे रहे हैं आपको हृदय में, हाँ ये देखिए ये कार्य रहा आपका। तो अब देखते हैं इसमें
ये जो धमनी है दोस्तों, ये हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाता है। क्या करता है? हृदय से पूरे शरीर में क्या करता है? ले जाता है रक्त को। रक्त को पूरे शरीर में धमनी ले जाता है, हृदय से ब्लड को ले जाता है। लेकिन पूरे शरीर से ब्लड को हृदय में कौन लाता है? तो वह शिराएं लाती हैं। शिराएं क्या करती हैं? लाती हैं। तो अब बताइए, इसमें से ब्लड की रफ्तार, ब्लड की स्पीड किसमें होती है? ज्यादा तेज किसमें होता है? तो धमनी में ब्लड की जो गति होती है वो 120 होती है। पारे में इसकी गति नापी जाती है दोस्तों। और ये जो शरीर से हृदय में आने की गति होती है वो 80 होती है दोस्तों। इसीलिए आपको पारे में क्या दिखाता है? जब आप पारे में इसको नापते हैं दोस्तों, तो ये दिखाता है 120/80, मतलब 120 से 1 और 80 ये दिखाता है आपको। अब यहां से आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने की क्रिया धमनी करती है, और पूरे शरीर में जो रक्त दौड़कर अपने साथ अपशिष्टों को क्या करता है? ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, उनको हृदय तक लाने का कार्य शिराओं का होता है। बस इतनी सी बात है दोस्तों, इतने में इतना हमने चर्चा किया है। ठीक। हाँ, तो धमनी में रक्त की जो गति होती है वो तेज होती है, शिराओं में गति क्या होती है? धीमी होती है। और इसीलिए धमनी की जो दीवार होती है, धमनी की जो वाल होती है वो क्या होती है? मोटी और मजबूत होती है। किसकी अपेक्षा? शिराओं की अपेक्षा। ठीक। इसीलिए धमनियां थोड़ी सी क्या होती हैं? मोटी होती हैं शिराओं की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है? ये तो हो गया दोस्तों, कोशिकाएं, नलिकाएं, केशिकाएं। हाँ, ये भी केशिकाओं के बारे में भी थोड़ा जानना आपको जरूरी है। हमारी धमनी और शिराओं से छोटी छोटी पतली पतली कोशिकाएं निकली होती, नलिकाएं निकली होती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ये देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं। दिखाना आवश्यक है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको समझ में आता है। ये देखिए, ये मोटी वाली क्या है? धमनी है। ये मोटी वाली क्या है? शिरा है। लेकिन इनसे ये जो पतली पतली शिराएं निकली हुई हैं, ये जो पतली पतली शिराएं निकली हुई हैं, नलिकाएं निकली हुई हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें हम लोग कहते हैं केशिकाएं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। पतली नलिकाओं को केशिकाएं, मोटी को धमनी कहते हैं और पतली को शिरा कहते हैं। उनसे पतली जो जालिका निकली होती है, पतली पतली नलियां निकली होती हैं, उनको केशिकाएं कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे दोस्तों, तो यहाँ पर आते हैं। रक्तदान के बारे में बताया गया है दोस्तों। रक्तदान महादान कहलाता है। रक्तदान क्या कहलाता है? महादान कहलाता है दोस्तों। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, आपके पास एक स्वस्थ मनुष्य 3 महीने में या 6 महीने में एक बार रक्तदान उसे अवश्य करना चाहिए, ताकि रक्त की अनुपलब्धता से किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो दोस्तों। तो आइए इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा इस पर कर ली जाए। रक्त की अनुपलब्धता मैंने ये बता दिया कि इनसे क्या होती है? मृत्यु होती है। स्वेच्छा से रक्तदान किया जाता है। हानि, यह कैसा होता है? हानि रहित होता है, दर्द रहित होता है। यानी कि जब स्वेच्छा से आप रक्तदान करते हैं तो कोई आपको हानि नहीं होती है दोस्तों। इससे आपको कोई हानि नहीं होती है, ना ही रक्तदान करते समय कोई किसी प्रकार का दर्द होता है। बस थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है। जब आप रक्त देने जाएंगे तो वहां पे आपको डॉक्टर यह निर्देश दे देते हैं कि ऐसी सावधानियां आप कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो आप भी रक्तदान किया कीजिए दोस्तों। 2 महीने पहले हमने भी किया है दोस्तों। हम इसका अनुभव खुद से कर लिए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा भी 1.5 महीने या 2 महीने हो रहा है, हमने भी रक्तदान किया है। रक्तदान करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति का फायदा ही होता है दोस्तों। आपसे किसी अन्य व्यक्ति का फायदा हो दोस्तों, तो यह बहुत ही अच्छी बात होती है आपके लिए। तो देखिए,
जो कोई कई अनमोल जाने बचा सकता है। देखिए, अब स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे तो यह हो सकता है, कैसा हो सकता है, कई अनमोल जानों को बचा सकता है। जब जरूरत होती है वहां पे रक्त नहीं मिलता है तो आपका रक्त वहां पे काम आ सकता है। और रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। जैसे सामुदायिक केंद्र होते हैं, जिले के सामुदायिक केंद्र होते हैं, वहां पर ये क्या होता है, रक्तदान किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो रक्तदान होता है अधिकृत सरकार द्वारा अधिकृत स्थानों पर किया जाना चाहिए रक्तदान। रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। जो आपका रक्त निकाला जाता है दोस्तों, तो वह ब्लड बैंक में रखा जाता है और सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये रक्तदान जो होता है बहुत अच्छा कार्य होता है दोस्तों, यह भी आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप मतदान देने लायक हो जाए, वयस्क हो जाए, तब देने के लिए कह रहे हैं। 60 से ऊपर वाले व्यक्ति भी ना दें और 18 से नीचे वाले व्यक्ति भी ना दें। इसके बीच में जो है दोस्तों 20 प्लस एज वाले और हम तो हमारा इतना मानना है दोस्तों, 60 नहीं, आप 45 के नीचे वाले जो है, 45 के अंदर वाले हैं, ये ब्लड रक्तदान जरूर करें दोस्तों। ये एक अनोखी पहल होगी आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हृदय। अब हृदय में देख लिया जाए, हृदय के ऊपर थोड़ी सी बात कर लिया जाए। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, जीवन पर्यंत धड़कता रहता है। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत कार्य कर सकता है, तो यह असंभव है। लेकिन हमारा हृदय जो है दोस्तों, वह जीवन पर्यंत बिना रुके कार्य करता रहता है। जब से इंसान का जन्म होता है, भ्रूण से लिया जाए, जब गर्भावस्था में होता है तब से यह हृदय धड़कना शुरू होता है और जब तक इंसान की मृत्यु ना हो जाए लगातार धड़कता रहता है, जीवन पर्यंत यह धड़कता रहता है दोस्तों। ठीक, आइए इस पर आगे बात की जाए। यह ब्लड को पंप करता है दोस्तों। पंप करने का मतलब रक्त वाहिनियों में यानी कि धमनियों में भेजने का कार्य करता है और जो अशुद्धियां हो जाती हैं उन्हें लाने का कार्य करता है दोस्तों। और ये जो हृदय होता है दोस्तों, यह 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर आलिंद होता है, नीचे निलय होते हैं दोस्तों। हृदय का फिगर आपके सामने होगा, ये देखिए। पहले थोड़ी सी एडिशनल जानकारी इसमें और है, उसको देख ली जाए, फिर उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, एडिशनल जानकारी में कुछ खास नहीं है दोस्तों। जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है, हृदय कुछ जानकारियां देता है। वक्ष गुहा, हाँ, इसकी स्थिति थोड़ी सी देख ली जाए, स्थिति क्या होती है तो स्थिति इसकी देख ली जाए तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा वक्ष गुहा में क्या होता है, स्थित होता है, जिसका निचला सिरा हल्का सा झुका होता है। हल्का सा क्या होता है? झुका होता है। आपके हृदय का आमाप लगभग आपके मुट्ठी के बराबर होता है। आप मुट्ठी बांधेंगे दोस्तों तो हृदय की साइज जो होती है, जो उसका आकार होता है, आपके इस मुट्ठी के बराबर होता है। यह हल्का सा बाईं ओर झुका होता है। वक्ष में हल्का सा बाईं ओर क्या होता है? झुका हुआ होता है दोस्तों। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। मैंने बताया यह कितने भागों में बटा होता है, तो यह 4 भागों में बटा होता है। अब ये जो 4 भाग होते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, ये आपका हृदय है दोस्तों। यह कैसा है? 4 कक्षी है। कैसा है? 4 कक्षी है दोस्तों। तो चारों कक्ष में देख लीजिए, ऊपर आलिंद होते हैं। ऊपर क्या होते हैं? ये देखिए, लिखा हुआ है तो लिखने की क्या आवश्यकता है, आपको इसी पर समझा देते हैं दोस्तों। तो इसी पर जब आपको समझा रहे हैं, ये देखिए, तो ये आपका ये वाला भाग आलिंद हो गया और दायां आलिंद हो गया। ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं? ऊपर आलिंद, नीचे निलय। ऊपर आलिंद, नीचे निलय। ये देखिए, यहाँ पे हरा भाग कर दे रहे हैं। जब हमारे पास रंग उपलब्ध है दोस्तों तो कर दे रहे हैं। ये देखिए,
हरे के ऊपर वाले भाग आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? आलिंद। और आलिंद भी दो भागों में बटे होते हैं, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। आलिंद भी दो भागों में बटे होते हैं, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। और उसके जब नीचे की बात करें, ये जो लाल रंग का है, ये जो लाल रंग का है दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये निलय होते हैं। ये क्या होते हैं? तो निलय कहा जाता है इनको। और ये जो निलय होते हैं, यह भी दो भागों में बटे होते हैं। देखिए, एक दायां निलय और एक बायां निलय, दो भागों में यह भी बटे होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका हृदय। हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, 4 कक्षाएं इसमें होती हैं दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका हृदय। अब इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले ली जाए तो हमारे पास थोड़ी सी और जानकारी है दोस्तों। ये देखिए, हृदय स्पंद। हृदय स्पंद का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हृदय का धड़कना। हृदय स्पंद का क्या मतलब? हृदय का धड़कना। अब ये देखिए, ये जो हृदय है, ये जो हृदय है, ये आपकी जान बचाता है। ये जब धड़कता है तो आपकी जान बचाता है। और एक और हृदय होता है दोस्तों, एक और हृदय होता है, ये एक हृदय होता है जो आपको हमेशा पिटवाता है। ये पिटवाने का काम करता है, वो जान बचाने का कार्य करता है दोस्तों। तो किसके बारे में चर्चा करनी चाहिए हमें? हमें चर्चा अपने इस हृदय के बारे में करनी चाहिए, ये जो धड़कता है। तो देखिए, मैंने इसको तो पहले से आपको बता दिया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चर्चा आपके बुक के हिसाब से कर ली जाए तो ये है हृदय। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशीय होती हैं। यह एक पेशीय ऊतक होता है। सीधी सीधी बात है कि हृदय एक पेशीय ऊतक होता है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन, विश्रांति, विश्रांति का मतलब प्रकुंचन, प्रकुंचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैलने। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, यही इसका कार्य होता है। लयबद्ध तरीके से यह निरंतर कार्य करता रहता है दोस्तों। अब देखिए, यह लयबद्ध संकुचन और बाद में वाली लयबद्ध विश्रांत तो दोनों मिलकर हृदय स्पंद, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ट बीट कहते हैं। अब ये हार्ट बीट हो गया दोस्तों। तो हार्ट बीट की गति पर क्या करने के लिए? हार्ट बीट की गति को जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? महसूस करने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की गति को जानने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। कौन करता है दोस्तों? तो चिकित्सक करते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तो चिकित्सक के पास जाते हैं, वो गले में आला लटकाए होता है, क्षेत्रीय भाषा में इसको आला कहा जाता है। तो स्टेथोस्कोप जो लटका होता है, गले में लटकाए होते हैं, तो सबसे पहले हृदय की गति आपकी नापते हैं। हृदय की गति को क्या करते हैं? मापते हैं। तो यहाँ देखिए, स्टेथोस्कोप आपके सामने लगा हुआ है। स्टेथोस्कोप आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। तो स्टेथोस्कोप होता क्या है? ये देखिए, ये जो होता है, ये जो होता है जिसे आपके चेस्ट पर लगाया जाता है, उसे चेस्ट पीस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चेस्ट पीस कहा जाता है दोस्तों। और जो नली होती है, जो नलिका आकार होती है, उसे ट्यूब कहा जाता है। और जिसे वह डॉक्टर जिसे कानों, चिकित्सक जिसे कानों में लगाते हैं, उसे श्रोतिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? श्रोतिका कहा जाता है। और इसी से डॉक्टर आपके हृदय की गति को क्या करता है? सुनता है कि हृदय तेज धड़क रहा है या कम धड़क रहा है, तेज धड़क रहा है या फिर क्या कह रहा है? धीमा धड़क रहा है। हृदय की गति तेज हुई है या धीमी हुई है, इसको देखते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसके बाद आते हैं दोस्तों, हम अपनी अगली टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए, ये बात है, यहाँ से तो कोई चीज वैसी नहीं आपको मिल रही है। तो हाँ, यहाँ से हो गया ये बात, यहाँ से कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ये आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि क्या जानकारी है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये जानकारी आपको रक्त परिसंचरण की खोज,
रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की है? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। इन्होंने बताया कि क्या होता है, हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त क्या करता है? गति करता है, दोलन की गति करता है, दोलन करता है। लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं किए। उस टाइम इन्हें क्या किया गया? पागल की तरह से ट्रीट किया गया। ये एक प्रकार एक चिकित्सक थे दोस्तों। लोग इनके पास जब इन्होंने यह थ्योरी दी या सिद्धांत दिया तो लोग क्या कहने लगे? परिसंचरण का सिद्धांत जो इन्होंने दिया, इस पर लोग इनके पास इलाज करने से भी कतराने लगे, इलाज करवाने से भी कतराने लगे। लेकिन बाद में इनकी मृत्यु से पहले इनका जो यह सिद्धांत था वह प्रमाणित हो गया था, वैज्ञानिकों के द्वारा मान लिया गया था। तो परिसंचरण तंत्र देखिए, परिसंचरण तंत्र की खोज यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की। यह एक चिकित्सक थे, यह चिकित्सक थे और इन्होंने ही बताया। तो इन्हें इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता है। किसे? विलियम हार्वे को। ठीक, यह देखिए, उपचार कराना भी लोग इनके पास क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। लेकिन हार्वे की मृत्यु के पहले ही परिसंचरण के बारे में उन जीव विज्ञानियों ने इस तथ्य को मान्यता दे दी थी। ठीक, मान्यता इनको मिल गई थी, यानी कि मान्यता जब मिल गई थी यानी कि इनका कार्य सफल रहा। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि आगे आपकी जानकारी जो है वह यहां से होनी चाहिए। जंतुओं में उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन। तो जंतुओं में उत्सर्जन की बात की जाए दोस्तों, तो जंतुओं में उत्सर्जन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, कुछ विषाक्त पदार्थ रह जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें क्या करना होता है? उन्हें शरीर के बाहर निकालना होता है। यदि उनको शरीर से बाहर ना निकाला जाए दोस्तों तो हमारा शरीर किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएगा। वह विषैला पदार्थ हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। जिस प्रकार से हम जब भोजन करते हैं दोस्तों तो उसमें कुछ अपशिष्ट भी पाए जाते हैं, कुछ भोजन के क्या होते हैं? अणु भी पाए जाते हैं। जो भोजन के अणु होते हैं उन्हें तो अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं रक्त द्वारा उनको उनके स्थान पर पहुंचाया जाता है, उनके स्थान पर क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है और उत्सर्जी अंगों द्वारा उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, उनको क्या किया जाता है? शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्लास में है जी, क्लास में माफ कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, तो हमने क्या बताया? अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकाले जाएं। आपको याद होगा, चलिए ये याद की बात छोड़ दीजिए। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो फेफड़ों द्वारा किसी प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। या मैंने श्वसन की क्रिया में जीवों में श्वसन यानी कि अभी चैप्टर नंबर 6 में ही बताया कि उच्च श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद देखिए अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम के द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। जब यहाँ हमने पढ़ाया था तो यह भी बताया था कि उत्सर्जन कैसे होता है, किन पदार्थों का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया गया और जो अपचित पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया गया। और हमारे शरीर में यूरिया बनती है, यूरिया को भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वेत जो है, स्वेद पसीना, वह भी शरीर के बाहर निकाला जाता है। मूत्र के माध्यम से यूरिया को भी बाहर निकाला जाता है। जो एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? अधिक, आवश्यकता से ज्यादा जल जो होता है उसको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है दोस्तों। तो ये शरीर से बाहर निकालने की जो क्रियाएं हैं दोस्तों, इसी को उत्सर्जन कहा जाता है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और इन्हीं सभी अंगों का संयुक्त रूप एक प्रकार से उत्सर्जी तंत्र कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा इन पर बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं। अब किताब में तो आपके दिया ही है, लेकिन हम अपने तरीके से इसको समझा देते हैं आपको। आइए देखिए,
उत्सर्जी तंत्र। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे तो वो है ही, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मानव नहीं, जीवों को, हाँ चलिए, मानव शरीर में अपशिष्ट, माफ कीजिएगा, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को, मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और इसमें जो अंग भाग लेते हैं, जो अंग भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्सर्जी, उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और इन्हीं उत्सर्जी अंगों के समूह को, इनके समूह को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ये आइए आपको आपकी बुक में दिखाते हैं दोस्तों, कि ये आपकी बुक में भी है। देखिए, ये देखिए, विषाक्त होते, हाँ, कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। निर्मुक्त अधिकांशतः ये विषाक्त होते हैं। विषाक्त का मतलब विषैले होते हैं, जिससे हमारे शरीर को हानि होती है। ठीक, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। सजीवों में यह कार्य क्या कौन करते हैं? उत्सर्जी अंग करते हैं, और इनके समूह को उत्सर्जी तंत्र कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई है तो चलिए उत्सर्जी अंग के बारे में देख लेते हैं। ये जो मानव में उत्सर्जन तंत्र है, तो मानव में उत्सर्जन तंत्र से देखते हैं कि क्या क्या कार्य होता है। ये देखिए, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? तो इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है? रक्त को छानने की आवश्यकता होती है। और इस व्यवस्था को, यह व्यवस्था वृक्क में उपस्थित होती है। यह व्यवस्था किसमें होती है? हमारी किडनी, वृक्क, और इसी को हम गुर्दा कहते हैं, गुर्दे में होती है। गुर्दा क्या कार्य करता है? गुर्दा जो रक्त होता है उसको छानने का कार्य करता है। उसमें जो रक्त में अपशिष्ट होते हैं उनको छानने का कार्य करता है। छानकर शुद्ध रक्त को पुनः क्या करता है? वापस भेज देता है। और जो उससे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वहीं पे रोक लेता है, उनको वहीं पे अलग कर लेता है। देखिए, वृक्क के पास ऐसी ही व्यवस्था होती है कि यह अपशिष्ट को क्या करता है? रोक लेता है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ दोनों मिले होते हैं। उपयोगी पदार्थों को यह अवशोषित करके रक्त को दे देता है, और जो उसमें जल में घुले अपशिष्ट होते हैं उनको क्या करता है? मूत्र के रूप में पृथक कर देता है, और वृक्क से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय से यह मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, तो आइए किडनी देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ये देखिए, ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र, यहाँ का किडनी। ये हमारी किडनी है दोस्तों। तो किडनी में देखिए, ये हमारी किडनी है। इनकी आकृति सेम जैसी होती है, सेम के बीज जैसी इनकी आकृति होती है। ये एक जोड़ी या दो संख्या में दो होती हैं। एक जोड़ी या संख्या में कितनी होती हैं? दो होती हैं ना।
दो हो गई। अब दोनों में देखिए ये वृक्क है। अब उसके बाद जब यह क्या करता है, रक्त आता है इनके पास, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करके रक्त को दे देता है, और जो अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको छान कर वापस इस मूत्रवाहिनी द्वारा, मूत्रवाहिनी ये जो नली है इसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है, और इसे इसी के माध्यम से यह मूत्राशय में क्या करता है, मूत्राशय में भेज देता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा इसे क्या किया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कार्य भी हो गया, यह कार्य भी हमारा हो गया, रक्त के बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद देखिए कोई वयस्क व्यक्ति, यहां देखिए ये एडिशनल जानकारी आपकी, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में, कोई वयस्क व्यक्ति एक दिन में 1 से 1.8 लीटर मूत्र, 1 से 1.8 लीटर मूत्र क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर करता है या स्रावित करता है, इसी को कह सकते हैं। एक वयस्क मनुष्य एक दिन में या 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। देख लीजिए यहाँ पे है, निकालता है। उसके बाद मूत्र में 95% क्या होता है, जल होता है। इसमें क्या होता है, 95% क्या होता है, जल होता है। 95% जल और 2.5% यूरिया, 2.5% यूरिया और 2.5% ही अन्य अपशिष्ट मिले होते हैं। देखिए अन्य अपशिष्ट मिले होते हैं। 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% ही अन्य अपशिष्ट मिले होते हैं। इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, अब उसके बाद अब देखिए गर्मियों के समय में हमारे शरीर में पसीना होता है। जैसे यही गर्मी का समय है और हमें पसीना भी हो रहा है, हमें पसीना भी क्या हो रहा है, पसीने को हम लोग क्या कहते हैं, स्वेद कहते हैं। ठीक, स्वेद कहते हैं। तो आइए, ये जो स्वेद है, स्वेद हो गया। स्वेद में जल और लवण होता है। स्वेद में क्या होते हैं, यानी कि हमारे पसीने में जल होता है प्लस लवण होता है। इसीलिए हमारा जो पसीना होता है स्वाद में खारा होता है। स्वाद में कैसा होता है, खारा होता है। क्यों खारा होता है, क्योंकि उसमें जल और लवण होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जब पसीना होता है तो हमारा शर्ट जो होता है वो उस पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उसमें लवण भी मिला होता है। उसमें क्या मिला होता है, लवण भी मिला होता है दोस्तों। ठीक, तो इसके बारे में ये देखिए, वह छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, शरीर के बाहर निकलते रहते हैं दोस्तों। तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना, किडनी या गुर्दा काम करना बंद कर देता है। यह कैसे होता है दोस्तों, चोट से होता है। एक तो काम हो गया चोट से होता है, या फिर काम करना संक्रमण के द्वारा काम करना बंद कर देता है। दो माध्यमों से होता है, या तो संक्रमण से हो जाता है या तो चोट की वजह से होता है। जब यह काम करना बंद कर देता है तो ब्लड कैसे छने, ब्लड छन नहीं पाता है, तो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं। अधिक हो जाने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए बाहर से हमारे शरीर में क्या किया जाता है, किडनी इम्प्लांट की जाती है। किडनी क्या की जाती है, इम्प्लांट की जाती है, ताकि वह कार्य फिर से हो सके, ब्लड से विषाक्त को छानने की क्रिया फिर से हो सके। इसी को क्या कहा जाता है, अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। जो वृक्क खराब हो जाता है, फिर से नया वृक्क लगता है, फिर से नई किडनी लगाई जाती है, उसको अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डायलिसिस कहा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहां तक ये जब बातें हो गई दोस्तों, अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी बात है, उसको देख लिया जाए। छोटी सी बात है, इस पर चर्चा कर ली जाए।
ये देखिए, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जब हम लोग इसे क्या करते हैं, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो जल की उपलब्धता के अनुसार ही यह क्या करता है, कार्य करता है। जैसे जल में जब मछली द्वारा यह कार्य किया जाता है तो किस माध्यम से किया जाता है, अमोनिया के माध्यम से किया जाता है। अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, जो जल में घुल जाता है। मानव द्वारा या बड़े बड़े जंतुओं द्वारा किसके माध्यम से, यूरिया के माध्यम से किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है यूरिया के माध्यम से। और छोटे छोटे कीट पतंगों या पक्षियों में जिसमें पानी की बहुत कम मात्रा होती है, वो किस रूप में निकालते हैं, यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। ये देखिए, यही माध्यम यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जैसे मछली, जलीय जंतु अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में निकालते हैं और जो सीधे जल में घुल जाता है। पक्षी, छिपकली, सर्प, कुछ जंतु शरीर से अपशिष्ट को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यूरिक एसिड, सफेद रंग का होता है, यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन, पक्षी, छिपकली, सर्प। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो आपकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मछली अपने शरीर से अपशिष्ट को निकालने के लिए किस रूप में निकालती है, तो वह निकालती है अमोनिया के रूप में। और पक्षी, सर्प, छिपकली आदि इसी तरह के जो जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं जिनके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, वो कैसे निकालते हैं, तो यूरिक अम्ल, सफेद रंग का होता है, यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। और मानव किस रूप में निकालते हैं दोस्तों, तो पहले ही बता दिया मैंने, मानव अपशिष्ट को यूरिया के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों बहुत बड़ी क्लास हो गई है, इसीलिए अब यहाँ पे हम चाहेंगे कि इसको यहीं पे थोड़ा सा रोक दिया जाए, अगले पार्ट में लेके आया जाए दोस्तों, नहीं तो आप लोगों के लिए यह कक्षा उबाऊ हो जाएगी। तो दोस्तों अगली जो हमारी टॉपिक होगी वह क्या होगी, पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादपों में पदार्थों का परिवहन होना चाहिए हमारी अगली टॉपिक दोस्तों, क्योंकि अभी आपको अच्छे से समझाया जाएगा तो अभी बड़ा समय लग जाएगा दोस्तों, इसीलिए यह टॉपिक बड़ी है, तो इसे हम लोग दो दिनों में सीखते हैं। ये देखिए अभी बहुत बड़ी टॉपिक है तो 10 मिनट में समाप्त होने के लिए 10 मिनट में तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए दोस्तों, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।